मल्होत्रा जी, आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? टीम बिल्डिंग, रेवेन्यू, इनोवेशन या कुछ और? जो सक्सेस होती है वो सभी चीज़ों से मिल के बनती है। टीम भी ज़रूरी है, आपकी फंडिंग भी ज़रूरी है, इनोवेशन भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो इनोवेशन है। इनोवेशन आप किस टाइप का करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के इनोवेशन साथ? हमारे प्रोडक्ट्स में, जैसे हम लोग इंडक्शन हीटिंग मशीन में डील करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जी। ये हमारे पास वेरियस फ्रिक्वेंसी में आती है और वेरियस कैपेसिटी में आती है। फ्रिक्वेंसी मतलब लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी में। कैपेसिटी 3 किलोवाट से लेकर 300 किलोवाट तक। तो जो आपकी ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क तो चोरों से है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कौन से लोग उसको जल्दी ग्रैब करते हैं और चोरी करते हैं, क्योंकि आज की डेट में स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है। आपने कुछ इन्वेंट किया और वो दूसरे लोग ने कॉपी किया और वो कॉपी करके वो मार्केट में आपके कंपटीशन में आ गए, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। टीम बिल्डिंग और लीडरशिप में क्या अप्रोच देखते हैं, और क्या कभी आपने कुछ ऐसा फेस किया है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ा हो इसके लिए? सपोज करो आप बिजनेस ग्रो कर रहे हो, आपके क्लाइंटेज बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, आपने मल्टीपल लोगों को हैंडल करना है, तो आपको टीम की नेसेसिटी है, इसलिए आपको टीम बनानी पड़ेगी, उन्हें सिखाना भी पड़ेगा, ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। और लीडर सभी नहीं हो सकते, कोई लीडर होता है, कोई होता है चैलेंज को लेता है, कई लोग पीछे आराम से बैठ जाते हैं। वर्क और पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, मैंने तो एक चीज़ सीखी है, काम से गद्दारी नहीं करनी और परिवार को किसी भी चीज़ की कमी नहीं देनी, लेकिन उसको लेके मेरे परिवार, मेरी फैमिली सफ़र करे, मुझे वो भी नहीं करनी। क्या टेक्नोलॉजी लाइन के साथ साथ आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए भी समय मिलता है? समय मिलता नहीं है, मेरे लिए पहले समय वही होता है। सुबह जब मैं उठता हूँ, परमात्मा को, भगवान को प्रणाम करके और अपने अंदर देखता हूँ कि मैंने किसी के साथ कोई गलत तो नहीं किया। मेरी प्रार्थना यही होती है कि भगवान मेरे हाथों कुछ गलत ना हो, मैं किसी का बुरा ना करूँ और बुरा ना चाहूँ। स्वागत है आपका दोस्तों फिर से एक नए पॉडकास्ट में, जिसमें आपकी होस्ट एंड दोस्त कवलदीप कौर। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बिजनेस के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं नवीन मल्होत्रा जी, जो फाउंडर हैं मल्होत्रा टेक्नोलॉजी के। तो चलिए जानते हैं कुछ इनसे बिजनेस की टिप्स और प्लस स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ जानकारियां। तो वेलकम है नवीन मल्होत्रा जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे साथ निकाला, और जो हमारे फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो आज आपसे बिजनेस से रिलेटेड जुड़ी, जो उनकी कुछ डाउट्स होंगे वो आज हम चाहते हैं कि वो क्लियर कीजिए, ताकि जो हमें इस सेशन में कमेंट्स आएंगे, हम नेक्स्ट एपिसोड में उसको डेफिनेटली कवर करेंगे। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और जो भी आप क्वेश्चन करेंगे मैं कोशिश करूँगा कि उनका सही ढंग से जवाब दे पाऊँ। जो भी व्यूअर्स हैं जो इसको देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को, उनके क्वेश्चंस का आंसर उन्हें मिल पाए और जो भी उनके सवाल हैं वो उन्हें प्रॉपर सेटिस्फाई कर पाए। तो मेरा ऐसा कोशिश रहेगी, ऐसा प्रयास रहेगा। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मल्होत्रा सर आपके साथ ये रहेगा कि आप पहले हमें अपने बारे में बताएं, साथ ही साथ इसके चलते कि आपने जो ये मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज हैं, ये आपने कब प्लान की, क्या आपने ऐसा सोचा कि इसकी शुरुआत करी? जब मैं एजुकेशन में था, जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था, तो मैंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था जी। तो जब डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था तो एक अप्रेंटिस की नीड थी, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला मुझे एक ऐसे ऐसे ट्रेनिंग पार्ट लेना है, तो कोई नोन है तो मुझे बताओ। तो उन्होंने मुझे एक जगह भेजा, बोले कि ये हमारे नोन है, आप इनसे यहाँ पे ट्राई कीजिए। तो मैंने वहाँ पे ट्राई किया। तो जब मुझे वहाँ ट्राई किया तो मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली और नई नई चीज़ें मिली, तो मुझे ये ऐसा लगा कि ये ही मेरा एक फील्ड है, इसी को मैं अपना करियर बनाऊँगा और इसी से मैं आगे बढ़ूँगा। तो मैंने एक विज़न देखा, वहाँ पे मैंने 6 ईयर्स तक जॉब करी। 6 ईयर जॉब में बहुत ही चैलेंजेस थे, डेडिकेटेड की हमने, लेकिन वर्क से कभी समझौता नहीं किया। काम है तो जहान है। अगर शाम को, जैसे सपोज करो 4 o'clock हम दिल्ली में बैठे हैं और कोई अचानक नीड आई कि रात को ही आपको निकलना है, ट्रेन में जाना है, आपको साउथ जाना है, मद्रास जाना है या कहीं भी जाना है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि सर टिकट है या नहीं है। हम विदाउट टिकट, मतलब अरेंजमेंट करके टीटी से या जैसे भी जो भी अरेंजमेंट हुआ, हम इमीडिएट निकल गए। पैशनेट हमने काम किया। जब हम पैशनेट अपने वर्क के साथ लगे रहे तो धीरे धीरे कामयाबी भी मिलती रही। जब मेरी शादी हुई 2005 में, तब मेरे जीवन में एक सवाल आया कि सर जो आप मुझे सैलरी देते हैं उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पाता और मुझे
आप कुछ सैलरी का इंक्रीज़ कीजिए। तो उन्होंने बोला बेटा आपको कहीं मिलती है तो आप कर लीजिए। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ टाइम के बाद मुझे बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे अच्छी सैलरी बैकअप मिला और मैंने स्टार्टअप किया। तो जब मैंने वहाँ पे नई जगह पे 1 साल के आसपास काम किया, वो कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी थी। मैंने उसके साथ लग के अपने एक्सपर्टीज़ से, एक्सपीरियंस से उनके साथ लगा, रिजल्ट्स मिले। जब रिजल्ट मिला तो 1 साल के बाद जब कुछ उस इंडस्ट्री में भी कुछ चैलेंजेस आने लगे, तो मेरे मन में आया कि जब मैं एक नए स्टार्टअप को एक वर्किंग में लेके आ सकता हूँ, तो क्या मैं अपना काम नहीं कर सकता? क्या मैं अपनी एंटरप्रेन्योर नहीं खोल सकता? तो फिर मैंने अपना एक एंटरप्राइज़ खोला, एक अपनी फैक्ट्री खोली और धीरे-धीरे स्टार्ट किया और धीरे-धीरे विज़न को बड़ा-बड़ा करते चले गए। बहुत ही अच्छा। इसमें मल्होत्रा जी एक चीज़ और, जब आप एक बहुत अच्छी जॉब में थे, आपने बताया कि उसका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा बहुत था, शानदार था। तो आपने एकदम से बिज़नेस में आने का क्या ऐसा प्लान किया? क्या आपका डिसीज़न रहा कि आप एक जो है जॉब करते-करते आप एक एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए? जब मैंने ये सेकंड जॉब करी जहाँ मेरा सैलरी पैकेज अच्छा था, तब मुझे ऐसा लगा कि जब मैं एक नई फैक्ट्री को एक लेवल तक पहुँचा सकता हूँ, तो अगर मैं अपना करूँ तो मैं अपने लिए भी ये काम कर सकता हूँ। जी। क्यों मैंने किसी और के लिए काम करना है? मैं अपने लिए भी इतना काम कर सकता हूँ। बिल्कुल। जब मैं अपने काम से गद्दारी नहीं करता हूँ, अपने काम से पूरी ईमानदारी बरतता हूँ, तो वो मैं अपने लिए भी कर सकता हूँ। तो मैंने एक विज़न देखा कि मुझे अपना काम करना है, चाहे मेरे पास स्टार्ट करने के लिए पैसे भी नहीं थे, फंडिंग भी नहीं थी और सपोर्ट भी कहो तो बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं था। लेकिन मैंने माइंड सेट किया कि मुझे अपना काम करना है। अगर आप इफ़ यू वांट टू, मैंने एक चीज़ पढ़ी थी और जीवन में मैंने उसको उतारा भी है, इफ़ यू वांट टू शूट, शूट देन डोंट वेट। फिर मैंने वेट नहीं किया, फिर मैं स्टार्ट किया और धीरे-धीरे आगे बढ़ते बिकॉज़ चले ये गए। थॉट आपके मन में इसलिए था क्योंकि आपने भी खुद कहा कि आप अपने काम को लेके बहुत पैशनेट थे। राइट। सो दैट्स व्हाई एक जॉब करते-करते बिज़नेस में आना, ये वही लोग कर सकते हैं जो अपने काम के लिए बहुत ईमानदार होते हैं, पैशनेट होते हैं और वो समझते हैं कि फंड्स हैं या नहीं हैं। हम इसे स्टार्ट करेंगे और एक उस बुलशाय लेवल पे लेके जाएँगे जो आपने सोचा होता है। अभी होता क्या है कि हम लोग, देखो बातें तो बहुत से लोग करते हैं, मैं बातें कम करता हूँ, काम ज़्यादा करता हूँ। मतलब मेरे को अगर कोई थॉट प्रोसेस है तो मैं उसके पीछे लग जाता हूँ कि जी। मुझे ये काम करना है। उसके लिए फिर मैं फंडिंग की परवाह नहीं करता, अपने टाइम की परवाह नहीं करता, अपनी हार्ड वर्किंग की परवाह नहीं करता। अभी भी मैं कंटिन्यूअस 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे जैसा काम की रिक्वायरमेंट होती है, काम करता हूँ नैप लेके। जी। और मैं ऐसा नहीं है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों। जी। अरे करना है तो आज ही करना है ना, तो बिल्कुल। उसके लिए क्यों वेट करना है? क्यों क्यों वेट टाइम खराब करना है? एग्ज़ैक्टली। इफ़ यू वांट टू डू देन। यस, यस। तो वो बिल्कुल। हमारा एक कंसेप्ट है और उसी के हिसाब से मैं चलता है। मेरा एक्चुअली क्या है, मेरा सर्कल जो है, फ्रेंडशिप सर्कल है, वो भी इसी तरीके का है। ओके, जो काम ग्रेट। करना है वो करना है, जो नहीं करना वो नहीं करना। तो उसमें हम लोग करते चले जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बिकॉज़ जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव होता है तो राइट। डेफिनेटली मल्होत्रा सर की वो चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में ही कन्वर्ट होती हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अभी जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, धीरे-धीरे ना कई लोग आते हैं जो सिर्फ़ एन्जॉय करने आते हैं, सिर्फ़ जी। बातों का मज़ा लेने आते हैं। वो हमारे को डिमोरलाइज़ करते हैं, जी। नेगेटिव थॉट करते हैं, नेगेटिव बोलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, हमने किसी को आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है किसी भी चीज़ को लेके, बट हमारा विज़न क्लियर है, हमारा नज़रिया क्लियर है, हमारा करने का तरीका क्लियर है। हमें उसी को आगे लेके चलना है और उसी के हिसाब से काम करना है। एंड मल्होत्रा सर, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आए, आपने इस कंपनी की नींव रखी, तो उस टाइम पे आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे आपको उसके अंदर सपोर्ट मिला? इसके लिए मैं कहूँगा कि जितना मैंने सोचा, उससे ऊपर ऊपर वाले ने मुझे मदद करी। मैंने ये जब सोचा मैंने ये काम करना है और मुझे इसको आगे बढ़ाना है, तो जिस तरह मैं मशीनरी के इम्पोर्ट लाइन में था उस वक़्त, तो मुझे मशीनरी इम्पोर्ट करनी थी। मैंने इम्पोर्ट लाइसेंस लिया, अपनी वाइफ़ के नाम पे एक इम्पोर्ट लाइसेंस लिया और स्टार्टअप किया। इनिशियल डेज़ में, अर्ली डेज़ में, बिगिनिंग डेज़ में हम लोग अपने एक रूम में बैठ के, मैंने एक लड़का हायर किया, सिर्फ़ एक लड़का, और उसके साथ काम स्टार्ट किया। हम रूम में बैठ के ही सुबह 2, 3, 4 घंटा जो भी हमें काम करना है, मेल करनी है, वो सब करते थे और दोपहर के बाद विज़िट के लिए निकल जाते थे। उसी चीज़ से धीरे-धीरे आगे बढ़ाया और मेरा जो चैलेंज था एक सेटअप का, क्योंकि जो हम लोग मशीनरीज़ में डील करते हैं, वो 3 फ़ेज़ की होती है और रेज़िडेंशियल में नहीं होती है। फिर हमने एक लैंड ली,
लैंड लेके उसको बिल्डअप किया, ऑफिस ब्लॉक बनाया, टीम हायर करी, धीरे धीरे सेटअप बनाया, सब कुछ आगे करते चले गए। तो चैलेंज यही था कि जगह अपनी बनाई, टीम अपनी बनाई, उसके बाद इंपोर्ट का काम था तो इंपोर्ट में जो टीम थी वो भी अपनी बनाई, सारा कुछ धीरे धीरे चलता चला गया। जो चैलेंज था वो डिसॉल्व हो गया। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आपने एक इंसान के साथ ये स्टार्ट किया था काम, और आज वो टीम नंबर ऑफ काउंट कितना है, और आप वो उस जर्नी को कैसे फील करते हैं कि सिर्फ एक से हायरिंग स्टार्ट करी थी और आज हम कहाँ खड़े हैं? इस बात को मैं कहना चाहूँगा, जब पहला बंदा हायर किया उस वक्त हम बिल भी खुद काटना होता था, उस वक्त डिलीवरी भी खुद करनी होती थी, इंपोर्ट भी खुद करना होता, बैंकिंग भी खुद करनी होती थी, इवन जो भी चीज़ें हैं वो सब खुद ही करनी होती थी। लेकिन आज टीम है, आज लोग हैं, आज 10-12 लोगों की टीम है जो अपना अपना काम करते हैं, सबका डिफाइन है भाई ये बैंक का है, इसका है, इसका है, तो थोड़ा सिस्टमेटिक भी होता है। और टीम बनने से सपोर्ट भी बहुत मिला, जैसा कि मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2023 में। ओके। तो मैं 3 महीने के लिए काम पे, 6 महीने के लिए आउट हो गया था, बिकॉज अप्रॉक्स 3 मंथ तो हॉस्पिटलाइज था, 38 डेज कोमा में था, डीप कोमा में था। तो मतलब काम पूरा सफ़र कर जाता अगर टीम ना होती। वो टीम बनी हुई थी, उन्होंने बिजनेस को हैंडल किया, संभाला, और मेरे जो भी मेंबर्स हैं, जो भी एसोसिएट्स हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो वो वर्क धीरे धीरे चलता रहा, कोई ट्रबल नहीं आई। अदरवाइज लोगों के 3 महीने में तो काम बंद हो जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि बिकॉज आपने उनको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिया, एक वो ट्रस्ट क्रिएट हुआ, बिल्ड हुआ, कि वो जो आपके 6 मंथ की एब्सेंस थी उन्होंने उसमें भी वो चीजें करके दिखाई, जो शायद आप होते तो ठीक है वो एक अलग मुकाम पे होती, बट उन्होंने आपको वहां छोड़ा नहीं और वहां से वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने सब कुछ बड़े अच्छी तरीके से हैंडल किया, प्रॉपर हैंडल किया, और जहां मेरे एसोसिएट्स हैं उन्होंने भी उन्हें सपोर्ट किया जी। और टीम ने अपना काम समझ के किया, ऐसा नहीं कि वो कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अपना मतलब पर्सनल काम समझ के उसको किया। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले। अब 2 साल हो गए, अब बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ, कोई इशू नहीं। क्योंकि देखिए कि जिस कंडीशन में आपने बताया कि आप 38 डेज जो है डीप कोमा में रहे, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो देखिए कोई इतना इंतजार नहीं करता है कि कोई 38 डेज आपका इंतजार करे कि मालिक आए और हमें बताएं कि जी अब नेक्स्ट स्टेप ये है। तो इंसान उस टाइम पे सोचता है स्टाफ की यार चलो हम कहीं मूव हो जाते हैं। बट मैं कहती हूँ कि सच में जैसे कि आपने कहा कि ग्रेस ऑफ गॉड की वो चीज़ आपके साथ थी, उनके अंदर वो मोटिवेशन आपने ऑलरेडी पहले से ही फीड करके रखा हुआ था कि वो आपके साथ उन 30 टफ डेज में भी रहे। बिल्कुल। एंड स्टिल नाउ अभी भी वो आपके साथ है, राइट? इससे एक चीज़ और भी सीखी कि टीम होना बहुत ज़रूरी है। आप अकेले काम नहीं कर सकते। आप अकेले तभी तक काम कर सकते हैं जब तक आपकी हेल्थ अलाउ करती है या कोई आप बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं। लेकिन कोई मिस हैपनिंग होती है तो उस केस में टीम का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको हैंडल करेगी, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मल्होत्रा जी, आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? टीम बिल्डिंग, रेवेन्यू, इनोवेशन या कुछ और? देखिए, जो सक्सेस होती है वो सभी चीज़ों से मिलके बनती है। टीम भी ज़रूरी है, आपकी फंडिंग भी ज़रूरी है, इनोवेशन भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो इनोवेशन है। जब आपके पास कुछ नई टेक्नोलॉजी होगी, कुछ नए अपडेट्स होंगे, तभी आप ग्रो कर पाएंगे और टिके रहेंगे। अगर आप एक स्टैंडर्ड चीज़ को लेकर चलते रहेंगे, वही आप बना रहे हैं टेलर मेड, जो भी आप मतलब आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वही आप कस्टमाइज उसको बनाते जा रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आप नई इनोवेशन करेंगे, न्यू लॉन्चिंग करेंगे, नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, तो आप एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। नए प्रोडक्ट के लिए आपका दिमाग में चीज़ें आती हैं, भाई ये मार्केट में ऐसे चलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो इनोवेशन होती है। इनोवेशन होगी तो सर्कल चलेगा, फंडिंग और टीम सब अपने आप जनरेट हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं रहता। राइट। तो इनोवेशन आप किस टाइप का करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ? इनोवेशन हमारे प्रोडक्ट्स में, जैसे हम लोग इंडक्शन हीटिंग मशीन में डील करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जी। ये हमारे पास वेरियस फ्रिक्वेंसी में आती है और वेरियस कैपेसिटी में आती है। फ्रिक्वेंसी मतलब लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी में। कैपेसिटी 3 किलोवाट से लेकर 300 किलोवाट तक, बहुत ज़्यादा रेंज है, ह्यूज बड़ी रेंज है, जिसमें हर तरह की एप्लीकेशंस हो सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये मशीनें रखी हैं यहाँ पे और आपका एक एप्लीकेशन है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी मशीन से कैसे होगा जी। लेकिन उसको करने, उस एप्लीकेशन को करने का जो प्रोसीजर है, उसके अंदर जो ट्रायल एंड एरर है वो आपको आते हैं, तो वो आपके लिए एक इनोवेशन है।
उसमें फिर कोई मायने नहीं रखता कि आपने 1 लाख का इक्विपमेंट बेचा है या 20 लाख का, कि आपको जी। उसका काम करना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपके इस बिजनेस में, क्योंकि बिकॉज आई थिंक शायद ये मेड इन इंडिया ही रहता होगा आपका सारा का नहीं, सारा। इसमें इम्पोर्ट बाहर का भी रहता है, टाई अप रहता है। हम लोग ओके चाइना एंड ताइवान से भी टाई अप करते हैं। ओके ओके टेक्नोलॉजी जो है वो एक कंट्री के अंदर बंद के नहीं रह सकती, जी वो जर्मनी में भी है, हर जगह जी। है। आपका जहाँ जहाँ एसोसिएट है उसके साथ आप इसको टाई अप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसको अगर हम लोग देखते हैं, तो आप ऐसा क्या इसमें इनोवेशन करते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा निकल कर आए? देखिए, जैसे हमारा एक हीटिंग इक्विपमेंट है, आप हीट करके कुछ एप्लीकेशंस करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि उसमें कुछ इनोवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने अभी रिसेंट में ट्यूब मेकिंग के लिए काम किया, ट्यूब मेकिंग के लिए किया, लैमी ट्यूब्स के लिए किया, मेडिकल लाइन में किया। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेडिकल लाइन में हम लोग IV कैनुला होता है, जी मैं कई सारी कंपनियों के साथ एसोसिएट हूँ। तो इनिशियल पे मुझे याद है कि जब एक इक्विपमेंट मैं देने गया एक कंपनी को, तो वो एक टेफ्लॉन थी, टेफ्लॉन के अंदर एक शेप बनानी थी, और उनके कॉम्पिटिटर जो भी थे वो उस इक्विपमेंट को यूज़ करते थे। तो वो टेफ्लॉन एक प्लास्टिक पार्ट है, उसको वो हीट करने की कोशिश कर रहे थे, हीट नहीं हो रहा था। लेकिन वेदर जो उनके कंपटीशन में थे वो लोग जो हैं एक मैंडल को गर्म करते थे, डाई को गर्म करते थे, और उससे वो अपनी शेप देते थे। तो वो हमने धीरे धीरे उनको सिखाया और धीरे धीरे किया। ऐसे ही बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे कि पाइपलाइंस की हैं, एयर कंडीशन के हैं। तो वहाँ बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी होती है जो दिखने में आसान होती है लेकिन लोग कर नहीं पाते, लेकिन उसको करने का जो तरीका है, वो एप्लीकेशन आपको क्लियर है तो आप उसको कर सकते हैं, और ये आपको एक स्टेप आगे बढ़ाती है, आपका सोचने का तरीका बढ़ाती है, आगे करती है। जी। तो जो आपकी ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क तो चोरों से है, कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कौन से लोग उसको जल्दी ग्रैब करते हैं और चोरी करते हैं। क्योंकि आज की डेट में स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है। आपने कुछ इन्वेंट किया और वो दूसरे लोग ने कॉपी किया, और वो कॉपी करके वो मार्केट में आपके कंपटीशन में आ गए, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। भाई, आपने एक प्रोडक्ट को बनाया, उसको बनाने का तरीका अभी किसी को नहीं पता, लेकिन वो तरीका कॉपी हो गया या वो किसी ने चोरी कर लिया, तो वो आप बनाएगा तो वो आपके कंपटीशन में आएगा। मेहनत आपकी है उसको बनाने के लिए, कॉपी मास्टर के लिए मेहनत नहीं है, लेकिन वो आपके कंपटीशन, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। ओके। तो जब ये कंपटीशन वाला फैक्टर बिजनेस के साथ जुड़ता है, तो ये कितना इफेक्ट करता है और कितना इम्पैक्ट करता है? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि कंपटीशन जो है ये अफेक्ट तो करता है, लेकिन जो अफेक्ट करता है ये शॉर्ट टर्म करता है, लॉन्ग टर्म नहीं करता। लॉन्ग टर्म तो आपकी टेक्नोलॉजी चलती है, प्राइसिंग की जो वॉर है वो थोड़े दिन चलती है। अभी हमारे को काम करते हुए लगभग 21 ईयर्स हो गए। कई बार बीच में ऐसे लोग आते हैं जो अप्रोक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन देने के लिए रेडी रहते हैं। सपोज करो कोई इक्विपमेंट हम 1 लाख रुपए का बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो कॉम्पिटिटर जो है 50,000 रुपये का देने के लिए तैयार है। कई लोग होते हैं जो उसको इमीडिएट बाय कर लेते हैं, लेकिन जब वो उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या आफ्टर सेल नहीं मिलती, जो प्राइस वार होती है वो थोड़े टाइम के लिए होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे तो आपकी टेक्नोलॉजी काम करती है, आपका दिमाग काम करता है कि आपको क्या एक्सपीरियंस है, वो काम करता है, वो मैटर करता है। प्राइसिंग की वॉर में आप थोड़े दिन के लिए नुकसान खा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पे नहीं खा सकते। हमारे फील्ड में एक कंपनी है, चाइना की बड़ी कंपनी है, जी मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उसकी प्राइसिंग सभी से डबल है। मतलब कोई अगर 10 लाख का इक्विपमेंट देता है तो वो 20 लाख का देता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे उनकी टेक्नोलॉजी है, वो लोग ओके उसमें रिसर्च करते थे, कीप ऑन अपडेट करते हैं, और उन लोगों का प्राइस आज तक कम नहीं हुआ। ओके इवन उन्हें ये पता है कि मैं एक्स पार्टी का भी प्राइस जानता हूँ, बट उन्होंने ना कभी रिड्यूस किया, ना भी कभी रिड्यूस करने की कोशिश करी कि ये कस्टमर मेरा ब्रेक होएगा, नहीं। उन्हें पता है कि उनकी टेक्नोलॉजी काम करेगी। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कस्टमर इधर या उधर चला जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो कहीं नहीं जाएगा, हाँ, वो वहीं पे रहेगा, स्टैंड करेगा। हाँ, बिकॉज अगर कोई आपको एक फेथफुल प्रोडक्ट दे रहा है तो बिल्कुल। डेफिनेटली थोड़ा वो हायर प्राइस ही होगा, बट बिलीव है कि हाँ ये लॉन्ग टर्म के लिए और जाएगा। दूसरा क्या होता है, जब आपका टफ टाइम आता है, टफ टाइम ऐसा नहीं है कि आपको कोई बीमारी लगेगी तभी टफ टाइम है। टफ टाइम बिजनेस में कई तरह के आते हैं, आपके कंपटीशन में आते हैं, आपकी लाइन प्रोडक्शन रुक जाती है तब आते हैं, आपकी इक्विपमेंट काम नहीं कर पा रहा तब आते हैं।
जब उस टफ टाइम के अंदर आपको कोई हैंडल करता है, कोई आपको संभालता है, तो वो आपका एक सच्चा साथी है। बिल्कुल। और वो चाहे प्राइस आपसे ज़्यादा ले रहा है, लेकिन उसने आपकी प्रोडक्शन को सफ़र नहीं करने दिया, तो वो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है और वो आपका एक सपोर्टिव है, तो वो आपको हमेशा मतलब मजबूती से आगे बढ़ाएगा। तो प्राइसिंग कभी नहीं डिपेंड करती, आपका डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी करती है, आपका जो आपका नज़रिया है, काम करने का बिहेवियर है, वो सब काम करता है। जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा मेरा इसी से ही रिलेटेड रहेगा कि आप टीम बिल्डिंग और लीडरशिप में क्या अप्रोच देखते हैं, और क्या कभी आपने कुछ ऐसा फेस किया है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ा हो इसके लिए? देखिए, टीम बिल्डिंग और लीडरशिप, ये दोनों चीज़ें मैं तो कहूँगा एक ही पार्ट है। लीडरशिप में कई बार क्या होता है कि मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ। जी। मैं किसी को, अपनी टीम को कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ, भाई कोई कस्टमर आया, उसको ये पूछना है, तो कैसे कैसे हैंडल करना है। लेकिन वो 5 या 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा सिखाने के बाद ऐसा लगता है यार मैं ही कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। तो वो फिर खुद ही करने लग जाता है आदमी कि भी चलो मैं कर देता हूँ। जब वो टाइम वेस्ट होता है, उसमें पैशंस की ज़रूरत, जी। पेशेंस नहीं है क्योंकि किसी में, तो वो खुद ही सिखाता है। लेकिन टीम बिल्डिंग ज़रूरत होती है। सपोज करो आप बिजनेस ग्रो कर रहे हो, आपके क्लाइंटेज बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, आपने मल्टीपल लोगों को हैंडल करना है, तो आपको टीम की नेसेसिटी है, इसलिए आपको टीम बनानी पड़ेगी, उन्हें सिखाना भी पड़ेगा, ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। और लीडर सभी नहीं हो सकते, कोई कोई लीडर होता है, कई होता है चैलेंज को लेता है, कई लोग पीछे आराम से बैठ जाते हैं। जी। लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही लीड से हटके एक क्वेश्चन है मेरा, मल्होत्रा जी, कि अगर मैं आपको एक ऐसा चांस दूं कि आप वापस एक बार अपने पास्ट में जाए, जब आपने ये मल्होत्रा टेक्नोलॉजी की शुरुआत करी थी, तो वहां पर वापस जाने के टाइम पर आप कौन सी एक ऐसी चीज को चेंज करना चाहोगे जो आज आपको बेनिफिट लगती है? मैं याद करता हूँ अपने इनिशियल डेज में, तो मैंने एक लड़का हायर किया, जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। हम लोग इंडस्ट्रियल एरियाज़ की लिस्ट निकालते थे और डेली चूज़ करते थे कि आज हम इस इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे और डोर टू डोर कंपेनिंग करेंगे, अपने जो पम्फलेट्स हैं वो प्रोवाइड कराएंगे, Sure. लोगों से बातें करेंगे। जी। तो हम और इनिशियल डेज, जब मैं 21 साल पुरानी बात करूं, तो फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी, 4 व्हीलर भी नहीं होता था, हम लोग बसेस में जाते थे या जैसे भी जाते थे हैंडल करते थे। उस टाइम ठीक है, इंडस्ट्रियल आज एरियाज भी टाइम दूर होते थे, कन्वेंस नहीं होती थी। कन्वींस नहीं होती थी, बिल्कुल। और आज तो खैर टोटली सिनेरियो भगवान की कृपा से सब अलग है, व्हीकल्स भी हैं, सारी जी। चीज़ें हैं। लेकिन उस समय बड़ा हर्डल था। आज अगर आप मेरे को चांस दें कि दोबारा उसी टाइम पे जाना है, तो मैं पहले दिन से ही अपना सारा जो आज की डेट में मेरे पास अवेलेबिलिटी है, वो पहले दिन से ही बिल्डअप करूँगा और उसी हिसाब से काम करूँगा। आज की डेट में लोग गूगल पे ज़्यादा प्रमोट करते हैं, गूगल को देखते हैं, या जो हमारे सर्च इंजन्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल, जो हमारी सर्च इंजन जैसे मेड इन इंडिया है, जी। या जो भी है, मतलब जस्ट उसमें इंडिया मार्ट है, या जिससे इंडिया मार्ट, है, राइट राइट। तो उसमें हम लोग सर्च करते हैं। तो उस पर हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा फर्स्ट टॉप में रहे, फर्स्ट टॉप 10 में रहे, टॉप 5 में रहे। तो वो हम पहले दिन से ही करते हैं, क्योंकि उनका एक्सपेंस इतना उस समय हम इसको नहीं बियर कर सकते थे और उतना चलन में भी नहीं था उस वक्त। जी। आज की डेट में तो सब लोग जानते हैं उस चीज़ को, पहले कोई भी नहीं जानता था। हाँ, क्योंकि पहले बिकॉज सोर्स नहीं होता था। अब मोबाइल हर किसी के हाथ में, चाहे वो एक बच्चा हो, टीनेज हो, चाहे वो कॉलेज जाने वाला हो, ऑफिस जाने वाला हो, या घर में रहने वाला हो, फोन एक ऐसी इजी सोर्स है कि आप ये एक कनेक्ट कर इजी सकते एक्सेस हैं। हो गया, और जी। मैं तो ये कहूँगा कि ये अच्छा भी नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन दी थी, तो मेरा जो बच्चा है, जो मेरा बेटा है, बहुत छोटा, 9th क्लास में है, जी। तो वो डॉक्टर की लिखी जो प्रिस्क्रिप्शन था, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, क्या है, वो सब गूगल पे डाल के सब उसकी डिटेल्स निकालना, भाई क्या है क्या नहीं है। तो माइंड के अंदर मतलब बहुत जल्दी क्यूरोसिटी को ख़त्म करने वाली बात है, ये इस चीज़ में यूज़ होती है, ये होती है, ये होती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे टाइम पे डिक्शनरियों को खोला जाता था, अरे इस वर्ड का क्या मीनिंग क्या है। मीनिंग है, अभी तो वो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल रहता है। बिकॉज तो जो टेक्नोलॉजी है वो आपको फ़ायदा भी देती है और नुकसान भी देती है। अगर कोई चीज़ गलत रिजल्ट है, तो वो इमिडिएटली माइंड में मतलब सेटल हो जाता है कि ये ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से इतना ओपन होना भी गलत है। जैसे कि आपने बताया अभी कि आपने इंडस्ट्रीज में विजिट करी पर्सनली,
तो आपने कितने डोर नॉक किए और कितने डोर आपके लिए ओपन हुए और कितने डोर आपके लिए बंद हुए? तो थोड़ा-सा प्लीज़ आप मुझे ये शुरू बताएँ। में तो कई जगह बार तो गेट कीपर ही हमें आगे नहीं जाने देता था। वो कहता था छोड़ जाओ, हम अपने सर को देंगे। तो बहुत से, मतलब आप ये कह सकते हैं 100 में से 99 जो डोर हैं वो क्लोज़ ही होते थे। एक कोई विरला होता था जो हमें अंदर बुलाता था, डिस्कस करता था क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हम सेल कर रहे हैं। तो बहुत ही कम चांसेस होते थे, लेकिन हमने उसी को धीरे-धीरे पकड़ के आगे चले। एक कस्टमर था हमारा, मेरा बड़ा भाई कह सकते हैं आप, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने एक मौका दिया। उनके मौके मिलने से उनकी लाइन के अंदर हमारे को चांसेस मिले और हम धीरे-धीरे आगे बढ़ गए। लेकिन शुरू में हम बोले तो हमने अपने एफर्ट्स किए बट रिज़ल्ट नहीं मिला। तो उस समय कैसा आपको लगा? आपको लगा कि जो चीज़ मैंने शुरू करी है, कहीं ये गलत तो नहीं? कहीं रुकने की आपने कोशिश करी या आपने कहा कि नहीं, धारा के साथ बहने देते हैं? देखिए, मेरी जो सैलरी थी इनिशियल वाली, जो फर्स्ट सैलरी थी, वो बहुत कम थी और जब मुझे चांसेस मिले, कहीं ब्रेक भी लगा और बहुत से ऐसी चीज़ें हुई कि शुरू में झटके भी लगे। जब बिज़नेस करता है तो झटके लगे और झटके लगने भी चाहिए। झटके लगते हैं तो आप मजबूत बनते हैं। जी। अ, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने जो किया गलत किया या क्या किया। आज 21 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मेरा गुड टाइम, बैड टाइम, बहुत सारे टाइम थे, निकल गए, आए और चले गए। मैंने ये देखा कि सबने देखा, कोविड आया, कोविड में सब लोग घर बैठ गए। उस वक़्त ऐसा फ़ील आता था कि यार हम खाने-पीने का काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। भई वो तो नीड है, नेसेसिटी है, हर एक आदमी ने खाना भी है और चाहिए भी सही। जी। क्या उस समय लोगों ने अपने काम बंद कर दिए? नहीं किए। क्या उस बैड टाइम के अंदर लोगों का, ठीक है, कई लोगों का जब दिन का दिल मजबूत नहीं था, कम था, उन्होंने हार मान ली, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने हार नहीं मानी। वो दोबारा खड़े हुए, दोबारा आगे चले और वो चलते चले गए। तो मेरे माइंड में ऐसा कभी नहीं आया कि मैंने गलत किया या गलत चूज़ किया। मैंने तो अच्छा समझ के किया और एक अच्छी बात तो ये है कि खुद ही को कर मजबूत इतना, खुदा तुझसे पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो हमने तो उसी के ऊपर किया कि भगवान ही हमसे पूछेगा बता भाई क्या चाहिए। और जी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए। जब ले आए थे तब कुछ नहीं था, आगे जब नहीं होगे तब भी कुछ नहीं होगा, तो अभी क्यों परवाह करनी है, अपना काम करते चलो। जी, बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो इतना क्रूशियस टाइम था सब लोगों के लिए कि हर किसी के लिए खड़े हो रहना एंड कोविड उसी टाइम में, मजबूती के साथ आगे बढ़ना, हर किसी की बस की बात नहीं मैं थी। आपको कोविड का थोड़ा सा बताता हूँ। कोविड टाइम में हम लोगों ने टीम बनाई थी। टीम क्या बनाई थी, फर्स्ट वाले नहीं, सेकंड वाले की बात करूँ, सेकंड फेज की बात जी। करूँ। हम लोगों ने टीम बनाई थी कि हम लोग खाना बनाएंगे और जो नीडी है उनके घर पे खाना टिफ़िन दे के आएंगे। तो 20 एक लोगों की टीम थी, 20 फ्रेंड्स से। तो किसी घर से हमारे को आता था भाई 4 टिफ़िन, किसी में 2 टिफ़िन, किसी में 1 टिफ़िन, ऐसे देते थे। तो वो इवन इतना भी बोल के आते थे, भाई मेरा इस वाले डोर पे 1 टिफ़िन देना, उस वाले डोर पे 2 टिफ़िन देना। मतलब फैमिली भी एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट नहीं होती थी, इतना भय था, क्योंकि उस समय डेथ का रेशियो था बहुत ज़्यादा था। जी। एक-एक घर में 3-3 डेथ होनी, 4-4 डेथ होनी। और लास्ट में आके तो हम लोगों ने दाह संस्कार किए। मतलब जो हमारी टीम थी, वो फ़ोन आता था कि भैया मेरे ना उधर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है उस रूम के अंदर, और मेरे इस रूम के अंदर मेरे फादर साहब या जो पूरे हो गए। तो एक-एक घर से 4-4 डेड बॉडी को निकालना और उनका दाह संस्कार, कोविड टाइम में कोई हाथ भी नहीं लगाता था। जी। तो वो एक टफ टाइम था एक ह्यूमन के लिए। और वो टफ टाइम भी जब नहीं रहा, आज की डेट में फिर दुनिया वैसे की वैसे चल रही है, भाग रही है। बिल्कुल। किसी को मेरे ख्याल भी नहीं होगा कि कोविड आया था, लेकिन जब वो आया था तो सब हिल गए थे। तो कोई आया था चला गया, ऐसे ही बिजनेस में कोई आज टाइम सपोज करो आपका अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा टाइम आएगा आपका। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही इसी टाइम पे रहेगा या कम रहेगा। आप आगे बढ़ेंगे, आपको ईमानदारी से अपने काम को करना है, आपने अपने ईमानदारी से आगे बढ़ना है, वो बहुत जी। इंपॉर्टेंट है। जी, बहुत ही अच्छी आपने बातें बताई बिकॉज़ उस टाइम पे भी अगर आपने इतना सपोर्ट किया तो शायद वही स्ट्रेंथ जो है आपको आपके इस बिज़नेस में आगे भी लेकर गई होगी। तो इसी से एक और कनेक्टिंग क्वेश्चन है मेरा कि आप इनोवेशन को कैसे देखते हैं? प्रोसेस के लेवल पे देखते हैं या मैनेजमेंट के लेवल पे देखते हैं या प्रोडक्ट लेवल पे देखते हैं? इसका कुछ मुझे आप एग्ज़ाम्पल दीजिए।
देखिए, प्रोसेस जो होता है और इनोवेशन जो होती है, इनोवेशन दो तरह से होती है। कोई काम हो नहीं रहा या हो रहा है तो टाइम ज़्यादा उसमें कंज्यूम हो रहा है, आपको टाइम कम करना है या काम को करना है, वो डिपेंड करता है। हर हर एरिया का ना अलग मीनिंग होता है। आपको इनोवेशन करनी है, भाई एक काम तो हो नहीं रहा और उसको करना है, वो भी इनोवेशन है। एक काम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसको कम टाइम में करना, वो भी इनोवेशन है। तो मेरे नज़रिए में तो काम को स्मूथली हो जाए और उस स्मूथ करने में जो उसका ऑपरेशन सेटअप बने वो आपका इजी टू एक्सेस हो, मतलब हर आदमी उसको आराम से उसको कर ले, वही आपका इनोवेशन है। चलिए। जैसे सपोज करो मेरा फ़ोन यहाँ पे अभी पड़ा हुआ है और इसमें मैंने कोई लॉक लगा दिया, उसको ओपन करने का जो तरीका है वो बहुत टिपिकल है, वो नहीं मैं आपको सिखा सकता। सपोज करो भाई पहले ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, लेकिन मैं इसका 4 डिजिट का अगर फ़ोन पिन डाल देता हूँ तो वो मैं आपको 1 ही मिनट बताऊंगा, ये पिन डाल दीजिए, ओपन हो जाएगा। इजी टू एक्सेस इजी टू एक्सेस है, तो वो इनोवेशन वैसे है, इजी टू एक्सेस आपको बनाना है और टाइम सेविंग की आपकी उसमें इंपॉर्टेंस है। मल्होत्रा सर, एज ए फाउंडर आपको कब लगा कि ये एक आपकी छोटी सी कंपनी अब एक बहुत बड़े सीरियस ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो रही है? मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट मतलब अपना काम स्टार्ट किया था, तो मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर लिया यहाँ पे इंडिया में, दिल्ली का ही कस्टमर था, तो मैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए चाइना खुद गया था, क्योंकि वो इक्विपमेंट चाइना से आना था और चाइना से आके उनको देना था। तो जब फर्स्ट था तो खुद गए, चाहे 1 लाख रुपए का ऑर्डर था, बहुत बड़ा ऑर्डर था मेरे लिए, लेकिन जब मैं वो गया वहाँ करके लाया और चाहे मैंने नो प्रॉफिट पे उसको सेल किया, बहुत खुशी थी कि मैंने एक एग्जीक्यूशन किया, स्टार्टअप किया। 21 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आज अगर देखें धीरे धीरे तो पता नहीं वैसे कितने ही ऑर्डर आते हैं और हम कहीं जाते भी नहीं है। तो टाइम का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर चीज़ के लेके, उस समय वो इम्पोर्टेंट था, आज की डेट में और इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, इम्पोर्टेंट की परिभाषा बदल गई है। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है और हर एक चीज़ को करने का तरीका है, यही कहना। तो जैसे अभी आपने बोला कि आप जो है चाइना से सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अगर मैं 21 साल पीछे चलूँ तो उस टाइम कैसे आपने चाइना से जो कंपनीज हैं उनसे कैसे कोऑर्डिनेट किया? बिकॉज आपने चाइनीज लैंग्वेज तो सीखी नहीं होगी, तो चाइनीज कैसे लैंग्वेज, आपने कोऑर्डिनेशन किया? क्योंकि बिकॉज वो अपनी लैंग्वेज के बहुत पक्के हैं। राइट, राइट, 100% ठीक तो कह रहे हैं आप। आपने वो कनेक्शन कैसे बनाया कि आप उनके साथ बिजनेस कर पाए? जब मैं पहली बार गया वहाँ पे, मैं 2006 में 2006 में गया। 2006 में जब मैं गया तो वहाँ पे इंग्लिश भी किसी किसी को आती थी और चाइनीज़ आज भी अपनी लैंग्वेज में बात करना पसंद करते हैं, बिल्कुल वो इंग्लिश में बात नहीं नहीं करते हैं। करते, राइट। तो उस समय मुझे बहुत से हर्डल आए थे, जैसे बात करने के लिए, प्राइसिंग वगैरह तो सब, क्योंकि मैं उसी लाइन में मेरा एक्सपीरियंस था जॉब के फील्ड में, तो मुझे मशीनरी के बारे में नॉलेज थी और सब कुछ था। तो मैंने इनिशियल पे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से काम करना शुरू किया कि जो मेरी स्टैंडर्ड सेल निकलती है, तो मेरा ये इक्विपमेंट ज़्यादा बिकता है या सेल होता है, तो उसी से काम करना शुरू किया। और मुझे दिक्कत क्या हुई, मैं खाने पीने में वेजिटेरियन हूँ और चाइना के अंदर वेजिटेरियन खाना मिलना बहुत ही टिपिकल है। वो लोग तो कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू टिड्डे सब खा जाते हैं। एक बार मैं हांगकांग एयरपोर्ट पे था और मुझे बहुत मैं चाइना से दिल्ली वापस आ रहा था, तो मैंने सी फ्रेट चूज़ किया। मैंने शेंजन में था, शेंजन से मैंने समुद्री जहाज़ लिया और मैं हांगकांग आ गया। मेरा जो लगेज था वो शेंजन में ही डिपॉजिट हो गया, उसमें भी पास इंडियन फूड था, कुछ रेडी टू ईट था या जो भी चीज़ थी। तो वो मेरा जो लगेज वहाँ पे उनका डिपॉजिट हो गया, तो मेरे हाथ में कुछ था नहीं। तो एयरपोर्ट पे भूख लगी हुई थी और लगभग फ़्लाइट को 4 घंटे थे, 4 साढ़े 4 घंटे थे। तो सर्च करना शुरू किया, रोम करना शुरू किया, मैकडोनल्ड दिखाई दिया। तो मैकडोनल्ड दिखाई दिया तो बहुत खुशी हुई कि यार एक बर्गर तो मिलेगा ही, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक बर्गर ज़रूर मिलेगा। तो मैं गया वहाँ पे, क्यू में लाइन में लगा। लाइन में लगने के आधे घंटे बाद तो नंबर आया, मैंने उसको बोला एक वेज बर्गर, उसने मुझे वेज बर्गर दे दिया। एक कॉफ़ी ली, एक वेज बर्गर लिया।
तो क्या वो वेज बर्गर जब मैंने एक बाइट ली तो मुझे कुछ फील ठीक नहीं आई, क्योंकि मैं पूछने लगी थी कि क्या बिकॉज वो आई एम प्योर seriously- वेजिटेरियन, और मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसी स्मेल हमारे किसी मतलब वेज फूड में हो सकती है, नहीं हो सकती। राइट। मैं पंजाबी फैमिली से हूँ जी। और बचपन में हमने बहुत खाया, बट मैं 96 में सब छोड़ दिया मैंने। तो जब मैंने वो एक बाइट ली ना तो वो मेरे नीचे नहीं उतर पाई, हलक से नीचे जैसे कहते हैं नहीं उतर पाई। तो मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, बहुत क्राउडेड एरिया था, तो मैं साइड में जाके, अभी मुंह के अंदर ही रखी हुई थी वो बाइट, मैंने वो निकाली, बाहर देखा तो उसमें फिश का एक पार्ट था। एक तो समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या लिया, क्या किया उसने, और फिर मैंने ना थोड़ी हिम्मत दिखा के उस पर देखा रैपर पे कोई ग्रीन डॉट लगा है या नहीं लगा है। जी। मैंने देखा तो ग्रीन डॉट लगा था। बड़ी आग लगी कि इस पर ग्रीन डॉट लगा है, इसने मुझे फ़िश दी है। मैं हिम्मत करके मैकडोनल्ड पे पहुंच गया और वहाँ पे बोला व्हाट इज़ दिस इज़ नॉट वेजिटेरियन, और जो भी मैंने उसको बोला उसको डांटा झाड़ा। वो लड़की हंस के बोली सर फिश इज ए वेजिटेरियन, फिश एंड एग आर वेजिटेरियन, मतलब अंडा भी उनके लिए वेजिटेरियन है, फिश भी उनके लिए वेजिटेरियन है। फिर उसके बाद जब मैं इंडिया वापस आया तो मैं को सोचा कि मुझे यार चाइनीज़ सीखनी है। किसी चीज़ के काम तो मेरा चल ही रहा है, काम तो मैं कर भी रहा हूँ, और लोगों को जो टाई अप हुआ, एसोसिएट्स हुए हैं, सबको पता भी लग गया। तो मुझे अब चाइनीज़ सीखनी है। तो मैं बहादुरगढ़ रहता हूँ। मैंने मॉर्निंग में 8 o'clock की क्लासेस ज्वाइन करी पीतमपुरा में NSP में। मैं सुबह 7:30-7 बजे बहादुरगढ़ से निकलता था, 8 साढ़े 8 पहुँच के अपनी 1-1.5 घंटे की क्लास लेता था। उसके बाद फिर दोबारा बहादुरगढ़ जाता था। फिर मेरा जो डेली रूटीन है, फरीदाबाद जाना है या कहीं नोएडा जाना है, गाजियाबाद जाना है, कहीं भी जाना है, बहादुरगढ़ से 100 किलोमीटर रोमिंग पे रहता है ट्रैवल। फिर मैंने स्टार्टअप की, फिर मुझे चाइनीज़ मेरे को आ गई, और वो मैंने सीखी इसलिए कि मुझे खाने में फ़िश दी गई। फिर मैंने खाने के लिए सीखनी शुरू करी। बहुत लंबा कोर्स नहीं किया क्योंकि मुझे पूरा एक्सपर्टीज और चाइनीज़ लैंग्वेज में नहीं होना था, लेकिन मेरे को उतनी आ गई जितनी मुझे ज़रूरत थी। जैसे मुझे खाना कैसे पूछना है, या किसी भी चीज़ की प्राइसिंग से रिलेटेड कैसे करना है, या हालचाल पूछना है तो वो कैसे, मतलब बेसिक जो है, तो फिर जरा वो मैंने 3 महीने में सीख लिया वो सारा। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बिकॉज चाइनीज लैंग्वेज सीखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट बीइंग अ इंडियन उस चीज को सीखना बहुत टफ है, बट आपने इतने शेड्यूल में भी आपने उस चीज को अप्रोच किया और अपने लाइफ में अडेप्ट किया। क्योंकि मेरे को नॉनवेज नहीं खाना था जी। मेरा, अच्छा मुझे किसी ने मेरा हाथ थोड़ी पकड़ा कि नॉनवेज नहीं खाना, मैं तो खाता था जी। 99 के अंदर हमने सब कुछ छोड़ दिया था जी। लेकिन मुझे नहीं खाना था, मेरी विल नहीं थी, तो मैंने वो लैंग्वेज सीखी। और भी कई मेडिकल प्रॉब्लम्स थी छोटी मोटी जो मेंस की होती है, तो वो भी उसके लिए भी सीखी। जी। तो मैं पहले सुबह पहले घर से निकलता था, लैंग्वेज की क्लास लेता था, क्लास लेने के बाद फिर वापस घर जाता था, मतलब 50 किलोमीटर ट्रैवल करके पहले कॉलेज आता था जो उनका इंस्टीट्यूट था, फिर वहाँ से 1-1.5 घंटे की क्लास लेके फिर बहादुरगढ़ जाके फिर रेडी होता था, फिर डेली का रूटीन जो भी है, मतलब ठीक है 2-3 महीने हार्ड वर्क था, बट मैं सीख गया। तो फिर हम फिश को थैंक यू करते हैं जिसकी वजह से आप चाइनीज सीख पाए। आज मैं इतना अच्छा कई बार बोल लेता हूँ, प्रोनाउंस की बात होती है। एक बार मैं चाइनीज़ फ्रेंड थे, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और मुझे पानी की नीड हुई। अच्छा, तो एकदम से जैसे हमारे यहाँ वेटर को बुलाते हैं ना जी, क्या 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 बुलाते हैं कि एक्सक्यूज मी हेलो, मैंने इतनी जोर से बोला फूयान। वो मेरे जो 7 फ्रेंड बैठे थे वो तो बैठे ही थे जी, जो आसपास के तो वो भी देखे थे यार इतनी अच्छी चाइनीज कौन बोल रहा है। मैं कहा फूयान, वो फटाफट वेटर आया, फिर मैंने उसको बोला स्वे माँ, मैंने उससे पानी मांगा, पानी को स्वे बोलते हैं, स्वे माँ, वो इमीडिएट पानी लेके आया, फिर पानी वानी पिया, और उसके बाद फिर जो मेरे साथ जो लड़की बैठी थी और जो इंजीनियर था वो कहता यार यू स्पीक वेरी गुड चाइनीज़। मुझे थोड़ा डर भी लगा था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी मेमोरी चली गई थी, मैंने आपको बताया 38 डेज कोमा में था, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने थोड़ा याद करना शुरू किया, तो चाइनीज़ भूला तो नहीं हूँ मैं। कहीं दोबारा सीखनी पड़े क्योंकि काम तो वही है बिल्कुल। फिर लेकिन मैं वो सब रिमेम्बर हो गया, सब याद आ गया। ग्रेट, हम लोग ये प्रे करते हैं कि आपकी रिकवरी अच्छे से हुई होगी, एंड देन अब तो काफी टाइम हो गया है, अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, एंड उसमें और भी आपको जो है इनहैंस मिले। नेक्स्ट इसी से ही कोरिलेट करता हुआ एक और क्वेश्चन है मेरा, बीइंग अ फाउंडर,
आप अपनी डेली जो रूटीन लाइफ है उसे आप कैसे मैनेज करते हैं? वर्क और पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, मैंने तो एक चीज़ सीखी है, काम से गद्दारी नहीं करनी और परिवार को किसी भी चीज़ की कमी नहीं देनी। 2 चीज़ मतलब मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे को अपने काम से गद्दारी करनी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसको लेके मेरे परिवार, मेरी फैमिली सफ़र करे, मुझे वो भी नहीं करना। मैंने आज तक फैमिली के लिए किया है जो भी कुछ कर रहे हैं, वो फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। भई आप ₹1 गेन कर रहे हैं या ₹1000 गेन कर रहे हैं, वो फैमिली के लिए कर रहे हैं। आपका इंडिविजुअल तो आपने क्या करना है, कपड़े पहने, रोटी खानी है, इससे ज़्यादा तो आपका कुछ नीड नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फैमिली को बहुत सारी नीड होती है, ज़रूरतें होती हैं। तो काम के लिए मैं क्या करता हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले आज का काम एक लिख के मैप तैयार कर लेता हूँ। कई बार नेक्स्ट डे का भी कर लेते हैं। फिर उसमें देख लेते हैं ये किस किस को असाइन करना है, उसको सुबह सुबह असाइन कर देते हैं। फिर फैमिली का देख लेते हैं कहाँ है, क्या नहीं जाना। तो वो मैनेजमेंट है बेसिकली एक, कि फैमिली को और काम को मैनेज करना है। कुछ काम खुद ही करने होते हैं, तो वो आप किसी को असाइन नहीं कर सकते, वो खुद ही करने पड़ेंगे। कई आप असाइन कर देते हैं, टीम वर्क है आपके पास, टीम से करवा लेते हैं आप अपना जी। लेकिन काम काम है, परिवार परिवार है, दोनों इम्पोर्टेंट है। काम के लिए परिवार को सफ़र नहीं करना पड़े और परिवार के लिए काम को सफ़र नहीं करना। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है और वही आपकी मैनेजमेंट है। राइट। तो बहुत ही अच्छी एक टिप है हमारे फॉलोअर्स के लिए एंड व्यूअर्स के लिए कि कैसे अपनी वर्क लाइफ के साथ साथ अपनी जो लाइफ है, जो फैमिली है, उसको भी कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा ये रहेगा क्वेश्चन मल्होत्रा जी आपसे कि आप अपनी मल्होत्रा टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में इस ग्लोबल मार्केट में कहाँ स्टैंड देखते हैं? देखिए, कॉम्पिटिटिव टाइम है, कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन मैं बात करूं 21 साल पहले, क्या हम यहाँ पे थे? यहाँ नहीं थे। 21 साल में हमने अपना एक नेम बनाया और मेरी ये भी है कि मेरे को अपना फेम और जनरेट करना है। आज की डेट में इंडिया में एंड कुछ कंट्रीज़ में जहाँ हम लोगों ने सप्लाई किया है, इक्विपमेंट दी हैं, टेक्नोलॉजी दी है, वहाँ पे हमारा नाम है। तो हमें अपना नेम बिल्डअप करना है। तो मैं देखता हूँ कि एटलीस्ट 5 to 7 कंट्रीज़ के अंदर भी हमारा नाम बिल्डअप होगा आने वाले टाइम के अंदर, और उसी के हिसाब से हम लोग काम भी कर रहे हैं। पहले हम लोग खाली एडवर्टाइजमेंट देते थे अपने प्रोडक्ट्स की। आज हम पॉडकास्ट पे भी हैं, आपके साथ हैं। इसके अलावा हम लोग डेली व्यूज़ बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे भी अपनी एप्लीकेशंस डालते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को डालते हैं, डेली अपडेट्स करते हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मतलब आजकल अप्रोच और बढ़ गई है। तो हम लोग बहुत इजी टू कांटेक्ट में हैं हर एक के। अब मेरा फ़ोन जैसे अभी स्विच ऑफ है, लेकिन मेरे सर्कल में जो भी हैं, तो मेरा फ़ोन डाइवर्ट है ऑलरेडी। तो काम सफ़र नहीं करने देते और किसी की भी कोई क्वायरी है, इमीडिएट उसको रिस्पॉन्स मिलता है, और कोई उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको इमीडिएट रिप्लाई मिलता है, इमीडिएट हम उसको एक्शन में लेते हैं। मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, हो सकता है मैं सुबह के टाइम पे, हो सकता पंजाब हूँ या मैं चाइना हूँ या चेन्नई हूँ, कुछ नहीं पता वो। लेकिन हम लोग काम से गद्दारी नहीं करते। काम से ईमानदारी करी है तो हम यहाँ पे हैं, काम से ईमानदारी करते रहेंगे, यही हमारा वादा है। मल्होत्रा सर, अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर इस मार्केट में आना चाहता है तो आप उन्हें क्या 3 टिप्स देंगे कि जिससे कि वो भी इस लाइन में या किसी भी लाइन में ग्रो करे? ग्रो करने के लिए एक उसको रोड मैप बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पहली चीज़ तो क्लैरिटी करनी पड़ेगी, क्या काम करना है, क्या आपके इंटरेस्ट का काम है। आपको विदाउट इंटरेस्ट वाला कोई काम नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपने देखम दाखी कि भाई वो तो बहुत अच्छा कर रहा है और वो ज़्यादा पैसे अर्न कर रहा है, नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको पहले अपना देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। हो सकता है आपका काम करने का बहुत छोटा आपके माइंड में हो कि मैं ये बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन काम वही करना है जो आपको दिल को अच्छा लगे, नंबर 1। नंबर 2, उसको करने के लिए आपको पूरी शिद्दत से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। आपको उसके लिए समय की पाबंदी नहीं रखनी। आपने वो काम करना है, उसके लिए आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये ऐसी भावना होनी चाहिए। और उसके लिए चाहे आपको, मैं आपको बोलूँ कि शुरू में जैसे अगर मुझे आज रोड पे आवाज़ लगा के, जैसे हम लोग तो खैर एक इंडस्ट्रियल के अंदर हैं और पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है, लेकिन मेरा कोई प्रोडक्ट ऐसा, आप बाज़ार में जाते हैं तो कई लोग आवाज़ें मार के नहीं आप बुलाते जी, कपड़ा शर्ट के लिए, पैंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए,
उसे भी करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, शिद्दत से करिए। आपका काम है, आप आवाज़ दीजिए, आप माइक लगाइए, करिए, आप अपने काम में शर्म नहीं आनी चाहिए। पहली चीज़, आपको अपनी जो आपकी इच्छा है, जो आप में जिसकी एक्सपर्टीज़ है या जो आप करना चाहते हैं वही काम करिए, दूसरे को देख के ना करें। दूसरी चीज़, जो काम करें उसके लिए जान लगा दें, शिद्दत से करें। शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आके आपको रोटी खिलाने वाला नहीं है, कोई आके आपको गाड़ी लेके देने वाला नहीं है, बिल्कुल बंगला ले, सर। आपके परिवार को पालने के लिए कोई भी नहीं है। बिल्कुल फैक्ट है। ये रियलिटी है। जी। आपके परिवार को आपने अपने काम से जो अर्न करना है वही आपके काम परिवार को पालेगा, वही आपकी फैमिली को फीड करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज, मैं अब कुछ शॉप पे कुछ सेल करने चला गया लेकिन मुझे कुछ शर्म आ गई, मैं वहाँ से उठ के चला आया। ये नहीं, आपने कंसिस्टेंट काम करना है, आपने कंटिन्यूस काम करना है। तीसरी टिप ये है कि आपने उसको करते रहना है। ठीक है, आज आपको हो सकता है 1 रुपये का काम मिले, कल आपको 10 मिलेगा, फिर 100 मिलेगा, 1000 मिलेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। एक दिन में आप ग्रो नहीं करेंगे। तो ये 3 टिप्स हैं। एक तो जो आपका सबसे आपको फेवरेट काम है वो करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, शिद्दत से आपको अपना काम करना है। तीसरी चीज़, आपको टाइम नहीं देखना और कंटिन्यूस काम करना है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मल्होत्रा सर ने हमें ये 3 टिप्स दी हैं, तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो ये टिप्स को फॉलो करें और वो जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, डे 1 से उस चीज़ को पूरा मैपिंग कीजिए, उसको शिद्दत के साथ कीजिए और बिना शर्म के कीजिए और बिल्कुल सच्चाई के साथ कीजिए, तभी हम और आप इस किसी भी लाइन में एक ग्रो कर पाएंगे, राइट। तो मल्होत्रा सर, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि आप फेमस होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर कंट्री में आपकी कंपनी का नाम हो। जी। तो जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे आए एंड देन अभी जैसे कि आपने जो है पॉडकास्ट भी शूट किए हैं, तो वहाँ से आपको क्या लोगों ने पहचानना शुरू किया, राइट, आपसे राइट। लोग मिले, तो वो क्या एक्सपीरियंस रहा पहला आपका कि जब किसी ने कहा कि अरे मल्होत्रा सर, मैंने तो आपको देखा मैं है। आपको बताऊं कि जब आप काम करते हैं, आप बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जो आप सेल करते हैं, खुशी होती है। आपके सपोज़ करो कोई आदमी कोई प्रोडक्ट की सर्च कर रहा है और वो आपके 4 कॉम्पिटिटर्स के पास गया, लेकिन फिर भी उसने आपको चूज़ किया और आपका इक्विपमेंट लिया, चाहे आपने प्राइस कभी नहीं घटाया, प्राइस भी अच्छे रेट पे दिया, उसको प्रोडक्ट भी दिया, आपके कॉम्पिटिटर को भी जानता है, वो होके आया। उससे बड़ी खुशी पता है क्या मिलती है? जब वो बोलता है, सर मैंने ना आपके सारे चैनल्स के ऊपर जितने भी आपने कंटेंट डाले हैं सब मैंने देखे हैं, सब वॉच किए हैं और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने आपकी ना एक एक सीरीज़ देखी है, एक एक आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियो डाले हैं सब देखे हैं, तो मुझे सर बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे को एक बंदा बोला कि सर मैंने आपका ना वो वाला देखा था, उसमें आपने ये चीज़ दिखाई थी, सर आपने कमाल कर दिया, लेकिन मुझे ये बताइए आपने करा कैसे और मैं अपनी लाइन में कैसे करूं? मतलब वो इतना सीरियस हो के वो मेरे व्यू को देख रहा है, जो मैं आज आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, जो बातचीत चल रही है, जी। वो कोई ना कोई देख रहा है और वो कोई भी सवाल करता है तो वो इतने मतलब इसके अंदर से भी एक पॉइंट निकाल के अगर बोल रहा है तो बड़े शिद्दत इसने से किसी देख रहा है, गहराई से जाके गहराई से देखा होगा। पॉडकास्ट देखा होगा। तो मैंने यही देखा कि जो चीज़ हम बोलते हैं हमें ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, हमें बड़ा मतलब सोच समझ के उसका जवाब देना चाहिए। आपको देखने वाले, करने वाले, फॉलो करने के लिए बहुत से लोग हैं और मैं तो अपने फॉलोअर को बहुत सपोर्ट भी करता हूँ। जो भी मेरा व्यू करते हैं, चैनल देखते हैं, बहुत हम सपोर्ट करते हैं, फेवर भी करते हैं। जी। अब बिल्कुल ही थोड़ा सा इस चीज़ों से हट के मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगी कि टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इनके अलावा मैं ये जानना चाहूंगी कि नवीन मल्होत्रा जी की हॉबीज क्या हैं, क्या वो पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं। मैं देखिए, मैं आपने जैसे बताया, मैं काम तो बहुत शिद्दत से करता हूँ, लेकिन जब मैं परिवार के लिए समय निकालता हूँ तो वो भी मतलब पूरा टाइम निकालता हूँ। फिर मैं काम की तरफ नहीं देखता क्योंकि वो ऑलरेडी असाइंड होता है। जी। और मेरी जो हॉबी रहती है थोड़ी सी, मैं स्पिरिचुअल हूँ। जी। मैं वृंदावन ठाकुर बिहारी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। मैं बिहारी जी को भगवान मानता हूँ, भगवान हैं वो। और मेरे को जब भी समय मिलता है मैं वृंदावन पहुँच जाता हूँ। नवीन जी, बहुत ही दिलचस्प आपने की बात बताई कि आपका जुड़ाव जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी है। तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या मायने रखती है? क्योंकि बिकॉज आप बिजनेसमैन है और वो भी टेक्नोलॉजी के लिए, तो क्या टेक्नोलॉजी लाइन के साथ साथ आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए भी समय मिलता है?
मैं समय मिलता नहीं है, मेरे लिए पहले समय वही होता है। सुबह जब मैं उठता हूँ परमात्मा को भगवान को प्रणाम करके और अपने अंदर देखता हूँ कि मैंने किसी के साथ कोई गलत तो नहीं किया, मैंने कुछ गलत ना करे। मेरे हाथ से मेरी प्रार्थना यही होती है कि भगवान मेरे हाथों कुछ गलत ना हो, मैं किसी का बुरा ना करूँ और बुरा ना चाहूँ, इस तरीके से करता हूँ। और दूसरा मैं समय निकालता हूँ। कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं 2-3 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कोड़ी आश्रम जुड़े हुए हैं। तो मुझे जब मैं दोबारा से रिकैप करूँगा, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, तो परिवार वाले उन लोगों के पास गए थे भी प्रे करने के लिए। तो सब शॉक थे कि ऐसा-ऐसा एक्सीडेंट हुआ, बड़ा मेजर एक्सीडेंट था, 38 डेज़ कोमा में था मैं। तो उन सब ने प्रे करी, सब लोगों ने वो किया। तो मैं अपना ध्यान, जो भी मेरी अर्निंग है, मैं उसमें शेयरिंग करता हूँ। अर्निंग एंड शेयरिंग। शेयरिंग किसको करता हूँ? जो नीडी हैं, जैसे कोढ़ी हैं या कुष्ठ रोगी हैं या अनाथ हैं, अनाथालय में बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, खानों के लिए, कपड़ों के लिए, तो वो शेयरिंग भी करता हूँ। मेरा ये हॉबी है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसा किसी ने प्रेशर दिया हो, नहीं, मुझे अच्छा लगता है। मैं अच्छा करता हूँ, मैं अनाथालय चला जाता हूँ, कोढ़ी आश्रम चला जाता हूँ या जहाँ पे गरीबों की बस्ती है वहाँ जाके खाने डिस्ट्रीब्यूशन करते। मैं और मेरी वाइफ कई बार रात को ना 200 पैकेट 300 पैकेट खाना बनवा लेते हैं, स्टेशन पे चले जाते हैं या गरीबों की बस्ती में चले जाते हैं, जहाँ भूखे भूखे लोगों को खाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। तो बहुत जी, अच्छा लगता है, ऐसी हॉबी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात। एंड इसी से एक और कनेक्टिंग क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि आपने कनेक्ट किया है स्पिरिचुअलिटी से। तो जो बात आपने अभी प्रेयर्स की करी, कि आपने अभी रिकॉल किया अपने उन 38 डेज़ को, तो क्या वाक़ई जो प्रेयर्स होते हैं, वो हमारे माइंड को काम करती हैं? वो अपना वो असर दिखाती हैं? बिल्कुल दिखाते हैं। आप बहुत सी अच्छी आत्माओं के साथ जुड़ जाते हो। जब आप अच्छे काम करते हो, बहुत से लोग होते हैं जो आपके साथ जुड़ जाते हैं। देखिए, आपके अच्छे टाइम में तो बहुत से अच्छे लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आपका बैड टाइम होता है ना, वो एक्चुअली में बैड टाइम परिवार का होता है। आप तो एक किसी सेंस में नहीं है, बेहोश हैं, आप कोमा में हैं, आपको तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन परिवार को जब वो डॉक्टर से पूछते हैं, वो बोलते हैं कब खड़े होंगे, कुछ मतलब सर्टेनिटी नहीं है, कब क्या होगा। उस समय जितनी भी प्रेयर्स के लोगों के प्रेयर्स होती है, लोगों ने हाथ भगवान के आगे जोड़े होते हैं कि ये भाई ठीक हो जाए, तो क्या उनको मेरा कुछ लेना देना था? कुछ भी नहीं। आपने जो किया हुआ है, व्हाटएवर यू सो यू गेट बैक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप क्या एडवाइस करेंगे बिगिनर्स को स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के लिए? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए आपकी भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें कोई भी करप्शन नहीं होनी चाहिए। करप्शन मैं कहूँगा कि आपके मन में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि मैंने उसकी जेब को कैसे काटना है। लेकिन आपका ये अच्छा भाव बनेगा कैसे? जब आप धार्मिक होंगे, भगवान के आगे जाएँगे, आप अच्छे काम करने की सोचेंगे, अच्छा काम आप करेंगे, तभी आप ये ऐसा कर पाएँगे। तो आपको कुछ करें या ना करें, कम से कम मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। मंदिर जाना शुरू कीजिए। मंदिर में ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई भगवान की मूर्ति लगी है, वही भगवान, भगवान हर जगह विद्यमान है। लेकिन वहाँ पे एक ऑरा बन जाती है, बहुत से लोग जाते हैं, प्रे करते हैं, वहाँ एक ऑरा बन जाती है। वहाँ जाके पॉजिटिविटी आती है, आप जाएँगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, 2 लोगों से आपसे मिलना-जुलना होगा, वो आपको कुछ एडवाइस करेंगे, आप एक अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। मेरी बिटिया जो है ना, पहले जी। बहुत ज़्यादा हवा में उड़ती थी। हवा में उड़ती थी मतलब ये कर ले, वो कर ले, लेकिन उसकी अच्छी कृपा थी, उसने तुलसी माला धारण करी। जब उसने तुलसी माला धारण करी तो बड़ी केयरफुल होके अपनी लाइफ में चलती है। सेकंड ईयर अभी उसका चल रहा है, तो मतलब बड़ा केयरफुल होके चलती है। और उसको लाने वाला कौन था? हम थे? नहीं, वो उसके कर्म थे। लेकिन जो उसने धीरे-धीरे एक्टिविटी मंदिर जाना शुरू किया तो उसको धीरे-धीरे उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया। नवीन जी, हम इस पॉडकास्ट को यहाँ ख़त्म तो नहीं करना चाहते, बट हमारी बातें एक टेक्नोलॉजी से शुरू होते-होते एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ ले गई, हमें पता ही नहीं चला और बहुत अच्छा लगा। और मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लग रहा होगा। पॉडकास्ट में उनको वो टिप्स मिल रही होंगी, वो जानकारियाँ मिल रही होंगी, जो वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने से लेके कि कैसे मल्टी स्टेप्स पे ले जाके बहुत अच्छी-अच्छी कंट्रीज़ में स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसी के चलते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी नवीन सर, कि आप हमारे व्यूअर्स को
ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात बताएं कि वो उनकी लाइफ का एक पार्ट बन जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो, चाहे वो बिजनेस से जुड़ी हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हो। एक लास्ट मैसेज। मेरा लास्ट मैसेज यही है कि जो भी आपके दिल में आती है बात, देखिए आप कोई भी काम करते हैं सबसे पहले आपका दिल गवाही देता है। किसी भी काम को करने में अगर आपके दिल ने आपकी कोई विटनेस करी है, गवाही दी है, या आपको कोई प्रेशर किया कि ये काम आपको करना है, तो करके देखिए, डरिए मत। भगवान भी आपको मदद करेगा अगर आप खुद की मदद करेंगे। इफ़ यू वांट टू शूट समथिंग, यू शूट दैट, डोंट थिंक फॉर द रिजल्ट। आप उसको शूट कीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बहुत बेहतरीन मिलेगा। और आप कीजिए, शिद्दत के साथ कीजिए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है और रिजल्ट मिल के रहेगा। नवीन मल्होत्रा जी, थैंक यू सो मच आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड आपने हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करी कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर एक इतने अच्छे लेवल पे जिन्होंने अपनी एक इंडस्ट्री खड़ी करी, जहां आपने खुद बताया कि 100 दरवाज़ों में से 99 दरवाजे आपके लिए बंद थे और सिर्फ एक दरवाज़ा था जिसने आपके लिए वो रास्ता बनाया। और ऐसे ही टिप्स आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको देते रहिए ताकि वो भी अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पर ले जाएं। अगर कोई भी वो बैक स्टेप होते हैं तो आपके मोटिवेशनल जो बातें हैं, जो टिप्स हैं, उनको आगे ग्रो करने में हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं नवीन मल्होत्रा जी से, और साथ साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त कवलदीप भी अब आपसे इजाज़त चाहेगी क्योंकि समय की कमी के चलते हमें इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करना होगा। तो जल्दी से आपकी ये होस्ट दोबारा मिलती है एक नए एपिसोड, एक नई कहानी के साथ। तो जल्दी जल्दी आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन देना मत भूलें, क्योंकि हम इसी की इंतज़ार में रहते हैं कि आप अगला क्या टॉपिक चाहते हैं या आपके इस पॉडकास्ट में क्या सजेशन है, ताकि हम वो नवीन जी के साथ शेयर करें और जल्द से हम नवीन जी के साथ दोबारा आपके लिए एक नए पॉडकास्ट में आए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, आपको अगर इंडक्शन हीटिंग मशीन के रिगार्डिंग आपने कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी सवाल हैं, कोई भी जवाब है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में बार बार स्ट्राइक कर रही है, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा चैनल का लिंक इसके ऊपर आ रहा है, मेरा फ़ोन नंबर इसके ऊपर आ रहा है। आप कॉन्टैक्ट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।